Hello, I Shahnawaz welcomes you in this video lecture, and in this video lecture we are continuing motion in straight line, and in this part 2 video lecture we will discuss about one of the important topic, that is वेक्टर एंड स्केलर्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है वेक्टर एंड स्केलर्स। यस, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बेसिकली मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, और मोशन को डिफाइन करने के लिए वेक्टर क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है, उसको डायरेक्शंस का दिखाना ज़रूरी है, उनकी क्वांटिटी उसकी वैल्यू को दिखाना ज़रूरी है। तो इसी तरह से हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें या तो वेक्टर्स की ज़रूरत होती है या फिर हम उसे सिंपली स्केलर क्वांटिटी से उसकी डिफाइन कर देते हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। सो ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। सो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कई ऐसे पैरामीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आपसे कहा कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं, सपोज़ कोई बॉडी यहाँ पर थी पॉइंट ए पर, और वो चलते चलते यहाँ पर पहुँच गई, पॉइंट बी पर पहुँच गई, और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो ये मेज़र करना चाहता है इस बॉडी ने कितना ट्रैवलिंग किया, तो ये बॉडी बता देगी सपोज़ मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। उससे कोई मतलब नहीं ये बॉडी कहाँ से आ रही है, उसे सिर्फ इतना मतलब कि ये बॉडी ने कितना ट्रैवल किया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू से मतलब था कि कितना ट्रैवलिंग किया है, उससे मतलब था। सपोज़ इसी के अलावा अगर कुछ ऐसा होता कि इससे पूछा जाता आपको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो सपोज़ ये कहती बॉडी भी कहती मुझे यहाँ तक आने में 2 आवर्स लग गए, 2 आवर्स लग गए। तो इससे कोई मतलब नहीं कि वो 2 आवर्स किस तरह से लगे, सिर्फ 2 आवर्स लगे, इसकी क्वांटिटी से मतलब है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है, उसकी डायरेक्शन से मतलब नहीं होता कि वो बॉडी किस डायरेक्शन से आ रही है, उस बॉडी को किस डायरेक्शन में एफर्ट लग रहे हैं, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब होता है। तो यहाँ पर वो जो वैल्यू है वो वैल्यू कहलाती है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी, और डेफिनेटली इस तरह की क्वांटिटीज़ कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। So the physical quantities which require only magnitude for their complete description are known as a scalar quantity। ऐसी क्वांटिटी जो अपने डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत करती है, उसे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है। सो उस तरह की सारी क्वांटिटीज़ कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज़। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है मास इज ए स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ है। एक देखिए किस तरह से, सपोज़ कोई पर्सन है, इस पर्सन ने अपना क्या किया, वेट किया है, उस पर्सन ने अपना वेट किया एक वेट मशीन पर खड़े होकर, और उस वेट मशीन ने सपोज़ कोई इंडिकेशन बताया, सपोज़ वो जो इंडिकेशन है उसके किस वेट को डिफाइन कर रहा है, डब्ल्यू वेट को डिफाइन कर रहा है, और वो सपोज़ आया 50 किलोग्राम। तो यहाँ पर एक वैल्यू से मतलब है कि भाई इस पर्सन का वेट कितना है, इस पर्सन का वेट है 50 किलोग्राम। सो डेफिनेटली यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं था कि वो 50 किलोग्राम किस डायरेक्शन में मिल रहा है, या इससे भी कोई मतलब नहीं था कि इस लोकेशन पर है या फिर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर खड़े होकर आपने वेट किया, या फिर इस लोकेशन पर खड़े होकर वेट किया। बस कुल मिलाकर आपने वेट किया, तो आपका वेट कितना आया, इस पर्सन का वेट आया 50 किलोग्राम। तो इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब था, इसके मैग्नीट्यूड से मतलब था, इसलिए ये मास जो है वो कहलाया एक तरह का स्केलर क्वांटिटी, ये कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम सभी को पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम सभी को पता है। सो इसका मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर बॉडी ने, कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी ने चलना शुरू किया अपनी एक पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, ठीक है, और सपोज टाइम टी में वो यहाँ पर पहुँची है, तो उसने इस टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर हमें ये पता चल जाए, हमें टाइम की वैल्यू पता चल जाए, तो उन दोनों के रेशो से हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई खड़ा हुआ पर्सन जो है, वो पर्सन अगर बोलना चाहे कि भाई इस पर्टिकुलर बॉडी ए की स्पीड क्या थी, तो ये बॉडी कहेगी कि मैंने इतना टाइम कंज्यूम किया है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तो ये पर्सन फटाफट कैलकुलेट कर लेगा इसकी स्पीड।
अच्छा, इस पर्सन को कोई मतलब नहीं कि ये बॉडी किस डायरेक्शन से आ रही है, किस पर्टिकुलर प्लेस से आ रही है। उसे कोई मतलब नहीं बॉडी यहाँ से आ रही है, उसे कोई मतलब नहीं बॉडी यहाँ से आ रही है, उसे कोई मतलब नहीं बॉडी कहाँ से आ रही है। उसे सिर्फ इससे मतलब है कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और उसे टाइम कितना लगा। तो डेफिनेटली उसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू से मतलब है। सो इस तरह से स्पीड हो जाती है एक तरह की स्केलर क्वांटिटी, जिसके डिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। इसी तरह से डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। कोई बॉडी कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करे, अब वो किसी भी डायरेक्शन से करे, इस डायरेक्शन में मेज़र करे, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे, या फिर इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे, या फिर स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करे, किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करे, अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सपोज x किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो हमें उसकी वैल्यू से मतलब है कि उसने कितना ट्रैवल किया है। इसलिए डिस्टेंस भी क्या होती है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसी के साथ में अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सपोज़ कोई पर्सन है, वो पर्सन जो है ये भाई साहब इस पर्टिकुलर बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं अपने दोनों हाथों से, ठीक है। सो क्या होगा, ये बॉक्स जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। सपोज़ यहाँ से ये बॉक्स कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। सो इस बॉक्स को मूव करने में इन्होंने जो एनर्जी कंज्यूम की है, इन्होंने जो अपनी एनर्जी को कंज्यूम किया है, एनर्जी डाउन की है, ये एनर्जी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करें कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी कंज्यूम की, ऐसा कभी भी नहीं कहा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बात की जाएगी कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी ही है। इसी तरह से आपके घर में एक एनर्जी मीटर लगा होता है। ये एनर्जी मीटर आपने देखा होगा, ये पर्टिकुलर एक रीडिंग दिखाता रहता है हमें, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होती है ये बेसिकली एनर्जी को डिफाइन करती है, एनर्जी कंजम्पशन को शो करती है कि आपके घर में इससे कनेक्टेड जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम। सो ये जो मीटर होता है ये हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू शो करता है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने एनर्जी किस डायरेक्शन में कंज्यूम की। तो डेफिनेटली इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इसी तरह से अगर हम बात करें वेक्टर्स क्वांटिटी की, तो देखिए जब ऐसी क्वांटिटीज़ की हम बात करें जहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन का भी इम्पोर्टेंस है। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डायरेक्शन ओरिएंटेड, जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कैसी होती है, डायरेक्शन ओरिएंटेड होती है। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर magnitude as well as direction for their complete description are called the vector quantities. और डिस्क्रिप्शन अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी नीड टू मेंशन इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। सो देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इसका। सपोज़ कोई पर्सन है, वो पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो इस पर्टिकुलर बॉक्स पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस बॉक्स को मूव करने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत है, कितने न्यूटन के फोर्स की ज़रूरत है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। सपोज़ इस बॉक्स को मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो मुझे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बॉक्स को मूव करना है इस डायरेक्शन में, तो ये किस तरह का होगा, बड़ा अजीब सा होगा, ये बड़ा अपोजिट होगा और आपके इस फोर्स का कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला। इसलिए यहाँ पर फोर्स क्या हो गया, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि आपने फोर्स अप्लाई किया है एक पर्टिकुलर वैल्यू का और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स की जो डेफिनेशन होगी या फोर्स का डिस्क्रिप्शन होगा, हमेशा उसकी वैल्यू के साथ में उसकी डायरेक्शन को भी शो करेगा कि भाई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है लेफ़्ट टू राइट, और सपोज फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। सो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन हो गया जो उसके मैग्नीट्यूड को भी शो कर रहा है और साथ में उसकी डायरेक्शन को भी शो कर रहा है। सो इसी तरह से हम कह सकते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द वेक्टर क्वांटिटीज़ आर अफेक्टेड बाय देयर डायरेक्शन। अब कैलकुलेशन जो होते हैं वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन से अफेक्ट ज़रूर होते हैं। किस तरह से देखते हैं। सो जैसे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर बॉक्स की, इस बॉक्स को दो लोग जो हैं वो पुश कर रहे हैं, एक पर्सन इधर एक पर्सन इधर, एक इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। सपोज़ ये पर्सन जो है वो F इज़ इक्वल टू 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन मैंने शो की। और सपोज़ ये जो पर्सन है वो सपोज़ 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसकी डायरेक्शन इस तरह से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स हैं वो दोनों कैसे हैं,
अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली दिस फोर्स, सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ F1 है और ये फोर्स कौन है, F2 है, तो मैं बोलूँगा कि बताइए नेट फोर्स कितना होगा। तो क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, F1 माइनस F2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल होंगे और डेफिनेटली जो नेट फोर्स होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बड़ा फोर्स होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी डायरेक्शन ही इसकी बेसिकली पोलरिटी को डिफाइन करती है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसीलिए कैलकुलेशन अफेक्टेड इन्वॉल्विंग द वेक्टर क्वांटिटीज आर अफेक्टेड बाय द देयर डायरेक्शंस। Generally, the vectors are represented with a small line or an arrowhead on the symbol of the physical quantity. अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ, सपोज दिस इज़ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेलोसिटी को जब भी मैं डिफाइन करूँगा तो हमेशा इसके ऊपर एक एरो इस तरह से लगाया जाएगा, या तो एरो लगाया जाएगा या फिर इस तरह से बार लगाया जाएगा। तो ये जो बार या एरो जो है वो ये डिफाइन करता है कि दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस वन। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट हम सभी समझते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी ने सपोज यहाँ से चलना शुरू किया इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से, और सपोज बॉडी अलग अलग पॉइंट लोकेशन से होते हुए इस लोकेशन पर पहुँची, सो ये है लोकेशन बी, तो हम ये बात करेंगे कि बेसिकली बॉडी ए से बी पर डिस्प्लेस हुई है, बॉडी ए से बी पर डिस्प्लेस हुई, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। सो ये डिस्प्लेसमेंट हम मेज़र करेंगे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इस फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अगर हम मेज़र करेंगे तो डेफिनेटली ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं तो हमें ये डिफाइन करना होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ। तो डेफिनेटली इस डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर हम इसे स्मॉल डी से डिफाइन कर रहे हैं तो ये कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जहाँ पर हमें ये भी डिफाइन करना होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बॉडी का पोजीशन ए से बी की तरफ, तो किस डायरेक्शन में हुआ, हमें साथ में उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। सो इसलिए हम इस डिस्टेंस ना कहकर अब क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी ए से बी की तरफ डिस्प्लेस हुई है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी बेसिकली क्या है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हम सभी को पता है, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, इट इज़ बेसिकली द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सो ये जो एक्सेलरेशन है ये भी क्या है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम वेलोसिटी में चेंज की बात करें तो वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, या तो किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। सपोज़ कोई बॉडी मोशन कर रही है यहाँ से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब उसने मोशन शुरू किया तो बीच में उसकी वेलोसिटी कई बार ज़्यादा हो सकती है, कई बार वेलोसिटी उसकी कम हो सकती है, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर ज़्यादा। तो इस तरह से उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी हो सकती है। तो वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कहलाएगा एक्सेलरेशन। तो क्योंकि वेलोसिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है, इट मीन्स इंक्रीज हो सकती है, वेलोसिटी में चेंज जो है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी में चेंजेस कैसे हुए, नेगेटिव। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंजेस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि हम वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नोटेशन से शो कर रहे हैं, उसको एक डायरेक्शन से, एक सिंबल से शो कर रहे हैं, एक पोलैरिटी से शो कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के बारे में ऑलरेडी हम एक एग्जांपल देख चुके हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन को शो करता है, और मोशन बेसिकली डिफाइन होता है डायरेक्शन से भी। सो डेफिनेटली यहाँ पर मोशन जो होगा या मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा।
बड़ा सिंपल सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस की इसमें, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और इनके बीच का डिफरेंस हमने समझा अलग अलग एग्जांपल से। तो काफ़ी आसान सा लेक्चर था। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो एटलीस्ट एक दो बार इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। और इसके अलावा भी कोई डाउट्स आता है सो यू कैन श्योरली व्हाट्सअप टू मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है, इस फेस आइकॉन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स जो हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।